और बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। चेन्नई में उनका इलाज चल रहा था और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। नलिन जी, ये ऐसा क्षण जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे, एक अपूरणीय क्षति जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। हाँ। हेलो। हेलो, हाँ नलिन जी। हाँ, ऐसा है ना कि आज जो घटना अभी थोड़ा देर पहले मालूम हुई, सही में बहुत ही दुखद है। जो अपूर्ण क्षति पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को हुई और साथ साथ में इस राज्य के शिक्षा मंत्री होने के नाते एक जो उनका था इसका आंदोलन, जो आंदोलन और स्थानीय नीति के संबंध में उनका हमेशा रहा। विधानसभा में हमेशा जोर दिए उस पर, और इस तरह का व्यक्ति का निधन होना इस शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही दुखद घटना है और इस तरह को इसका भरपाई नहीं किया जा सकता है। इनके दिल ये दुख की स्थिति है। चलिए, तो अब ये यादें शेष हमारे पास, और दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी लगातार। दीपक, देखिए, आप जब बातें कर रहे थे, लोग अलग अलग जगहों से आए हुए थे उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन अब ये इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये उन्हें भी पता है, और अब बस यादें शेष रह गई हैं। जी बिल्कुल, अब यादें ही शेष रह गई है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में इलाज के दौरान देहांत हो गया, और इसकी खबर जैसे ही झारखंड में फैली, लोगों शोकाकुल महसूस कर रहे हैं। ये जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ सरकार और राज्य को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी शोक व्यक्त किया है। तो तमाम राजनीतिक से जुड़े लोग हैं वो इस शोक व्यक्त कर रहे हैं, और झारखंड के लिए जो अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। और जगन्नाथ महतो बरंडा स्थित जो उनका आवास है, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो कि उनके विधानसभा क्षेत्र से लोग आए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। अब वो अपनी काम को लेकर के आए थे कि अगर मंत्री जी से अगर मुलाकात होगी तो उनका काम हो जाएगा, या फिर कई लोगों को ऐसा आश्वासन भी मंत्री जी ने दिया था कि अगर वो नहीं भी रहेंगे तो भी वो यहाँ पे पहुंचेंगे तो उनका काम होगा। यही वजह है कि लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम इन लोगों से ही बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से ये जो सूचना मिली, कैसा लग रहा है, कि अपनी क्षति महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत अफसोस की बात है कि हम अभी आए हैं रहमानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के उम्मीद को लेकर आए थे। मंत्री साहब से कुछ दिन कबल मेरी बात भी हुई, उन्होंने उम्मीद भी दिया कि काम जो है बेहतर होगा। मैंने उनको एक चीज़ देखा, मंत्री साहब को सभी के साथ अच्छा व्यवहार क्या करते थे, हर धर्म के लोगों को दिल से चाहते थे। मैंने जब पहली बार उनसे मुलाकात किया तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा काम होगा, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम दुआ करो, उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर तुम आना। तो आज हम उम्मीद से आए, और हमारे साथ हाजी मजहर साहब भी आए कुछ उम्मीद लेकर, मैं भी आया हूँ। मैं क्या बोलूँ, अफसोस की बात। जो इंतजार था, जिसका इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार ही रह गया। क्या बोलेंगे, इस पर अफसोस की बात है, बोलना भी मुनासिब नहीं है। बस यही कहेंगे, रमज़ान के महीना में उनका निधन हुआ है, और अब उनको जो है
जन्नत में आला मकाम दे और उनके जो फैमिली है उनको सब जमीन अता फरमाए। मैं यही बोल सकता हूँ। अभी और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करें। आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? पालकोट, गुमला जिला पालकोट प्रखंड। क्या काम को लेकर आए थे? उनसे मुलाकात करें। उनसे मुलाकात था और काम भी था और उनसे टाइम लिए थे, लेकिन ये सूचना मिल के बहुत दुखद की बात हुई कि चेन्नई में उनका निधन हो गया। बहुत अफसोस की बात थी। मैं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक्टिव कैडर हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। उन्हीं के द्वारा से उनसे मैं टाइम लिया था, लेकिन जैसे आप लोग मीडिया बंधुओं के द्वारा पता चला कि उनका चेन्नई में निधन हो गया, हमें बहुत अफसोस है। और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत कर्मठ नेता थे। ये अपूर्ण क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता है। और डुमरी विधानसभा से जगन्नाथ महतो कई बार विधायक चुनकर आए और एक कदावर नेता के तौर पे माने जाते थे, क्योंकि डुमरी विधानसभा में उनकी एक अच्छी पकड़ थी। सरल स्वभाव की वजह से लोग उनसे आसानी तरीके से इजीली वे में उनसे मुलाकात लोग कर पाते थे और यही व्यक्तित्व उन्हें धनी बनाता है। और लेकिन जिस तरह से आज जो जानकारी निकल कर सामने आई, उनका चेन्नई में इलाज के दरमियान देहांत हो गया, तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। चूँकि कोरोना समय जब उनका लंग्स में इन्फेक्शन गया था, कोरोना से संक्रमित हुआ था और उसके बाद से उनका लंग्स ट्रांसप्लांट जो है चेन्नई में किया गया था। उसके बाद से ही उनका सेहत में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा था और बीते जो विधानसभा का सत्र चल रहा था, लगभग 14 मार्च की तिथि होगी, उसी दरमियान उनका सेहत में अचानक बिगड़ी और उसके बाद उन्हें चेन्नई ले जाया गया। वहाँ इलाज चल रहा था, काफ़ी दिनों तक इलाज चला और इलाज के दरमियान आज सुबह उनका निधन हो गया। तो कह सकते हैं कि झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है, अपूर्णीय क्षति है। और लोग काफ़ी मायूस है, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनके बीच आज शिक्षा मंत्री नहीं रहे। आरती, अब देखिए, इन यादों को, इन स्मृतियों को ही लोग सहेज कर रखने वाले हैं दीपक, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। बहुत सारे झारखंड के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो बहुत मुखरता से उन्होंने अपनी बात रखी है और वो सारी चीज़ें अब जहन में सभी की रहने वाली हैं। जी बिल्कुल, झारखंड की राजनीति से बात करें या फिर झारखंड के ज्वलनशील मुद्दा की बात करें, जो झारखंड हित की बात हो, चाहे 1932 खतियान की बात हो। आपने देखा होगा कि बीते दिनों जो विधानसभा का सत्र चल रहा था, विधानसभा में वो किस तरह से 1932 खतियान को लेकर सदन में आवाज़ उठाने का काम किया। तो ऐसी कई ऐसे मुद्दा है, जब से वो राजनीति में जुड़े हैं तब से लेकर के वो हमेशा विधानसभा में अपनी बातों को मुखर तौर पर उठाती थी। अपने क्षेत्र के ही नहीं बल्कि पूरे समूचे राज्य के जो ज्वलनशील मुद्दा होता है वैसे मुद्दा को सदन में उठाने का काम करते थे। तो उनके जो सरल स्वभाव है वो भी लोगों को काफ़ी भाता था। खास तौर पे सबसे बड़ी बात है कि वो जिस विभाग के मंत्री है, उस विभाग से संबंधित बात हो या दूसरे विभाग से संबंधित बात हो, वो हर लोगों से मिलते थे जब उनसे लोग मुलाकात करने आते थे। तो उनका एक अच्छी राजनीतिक पकड़ भी थी, खासतौर पर जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ते थे और कई बार वहाँ से वो विधायक रहे हैं। तो कह सकते हैं कि वो लोगों के बीच का जो कनेक्टिविटी है, जो जुड़ाव है, वो उनका मधुर रहा है और यही वजह है कि वो कदावर नेता के तौर पर माना जाता था। टाइगर के नाम से उन्हें लोग जानते थे डुमरी विधानसभा में। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जब गुरुजी संघर्ष कर रहे थे, राजनीति को धार दे रहे थे, उस वक्त वो डटकर जगन्नाथ महतो उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ रहते थे। तो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं है कि हो सकती है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी वो बेहतर काम किया है और कई ऐसे विभाग, खासतौर पर उत्पाद विभाग भी उनके पास था। तो राज्य का जो रेवेन्यू को कैसे जनरेट करना है, इन चीज़ों को लेकर भी वो काफ़ी बेहतर काम किया है। तो उनके जो अब कार्य जो उन्होंने किया है, बस वही अब लोगों के जहन में रहेगा, लोगों की यादें बनकर रह जाएगी। क्योंकि अब हमारे बीच जगन्नाथ महतो नहीं रहे, आज उनका चेन्नई में इलाज के दरमियान उनका निधन हो गया, जिसकी भरपाई अब नहीं हो सकती है। लेकिन लोग अब शोक व्यक्त कर रहे हैं और उनके जो यादें हैं उन्हें लोग याद कर रहे हैं और अपने बिताए पल को लोग समझ रहे हैं। और जिस तरह से उनके आवास में जब वो नहीं रहते हैं तब भी लोग उनसे मुलाकात करने के लिए आते हैं। तो यही बताता है कि वो किस तरह से लोगों से जुड़ाव रखते थे। लोग
किस तरह से उनसे मुलाकात कर पाते थे, क्योंकि बहुत ऐसे चीज़ जो नेता होते हैं ख़ासतौर पर जब लोग उनसे मुलाकात करने आते हैं तो वो उसे तहरीज नहीं देते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से जब भी कोई लोग मुलाकात करने आते थे तो वो उनसे मिलते थे। काम अगर संभव हो तो हो जाता है और नहीं तो फिर उसे करने की प्रयास जरूर करते थे। यही वजह है कि उनसे प्रतिदिन उनके जो डोरंडा स्थित आवास है वहाँ पर लोग मिलने के लिए आते हैं। आज जिस तरह से उनका देहांत हो गया, पिछले कई दिनों से वो चेन्नई में इलाजरत थे, लेकिन भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि उनसे मुलाकात करने के लिए पहुँचे हैं। तो ये एक दर्शाता है कि वो किस तरह से जनता के बीच रहते थे, लोगों से किस तरह से जुड़ाव वो रखते थे। सरल स्वभाव उनका जो था वही उनका एकमात्र पहचान है और जिस तरह से लोग उनसे आसानी से वो मिल पाते थे और अपनी समस्या को रख पाते थे और उसका निदान भी हर संभव जगन्नाथ महतो के द्वारा किया जाता था। चलिए, अब ये स्मृतियाँ, ये यादें अब बाकी जो अब सभी के जहन में रहने वाली हैं, क्योंकि अब मंत्री जगन्नाथ महतो हमारे बीच नहीं रहे। चेन्नई में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। सरकार में मंत्री जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं रहे। चेन्नई में उन्होंने अंतिम सांस ली। इलाज के लिए कुछ दिन पहले ही उन्हें चेन्नई ले जाया गया था। आपको बता दें कि कोविड काल में जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो उन्हें चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर उनका लंग ट्रांसप्लांट किया गया था और इस ट्रांसप्लांट के बाद अच्छी रिकवरी हुई उनकी। वो वापस लौटे, विभागीय कामकाज संभाला और सामान्य हुई उनकी ज़िंदगी वापस। लेकिन अचानक कुछ दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर वापस उन्हें चेन्नई ले जाना पड़ा। और अब देखिए ये दुखद खबर हमारे सामने कि मंत्री जगन्नाथ महतो हमारे बीच नहीं रहे। और इस वक्त जेएमएम सांसद महुआ मांझी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महुआ जी, ये ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। टाइगर कहते हैं कि टाइगर के विचार कभी मरा नहीं करते, वो विचार हमेशा जिंदा रहेंगे। लेकिन मंत्री जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं रहे, अब उनकी यादें ही हमारे साथ। बिल्कुल, ये अपूर्व क्षति है हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के लिए। हम सब एक अभिभावक व्यक्तित्व चला गया और व्यक्तित्व में दो पक्ष था। एक तो ये टाइगर कहे जाते थे, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने जुझारू, जनता के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार, और दूसरी तरफ वो इतने विनम्र कि कोई भी पीड़ित उनके पास जाए तो बहुत ही सहजता से, सरलता से उनसे मिलना। बीमार थे वो, उनको संक्रमण का खतरा था, डॉक्टर ने मना कर रखा था। इसके बावजूद मुझे याद है कोविड के बाद जब वो आए स्वस्थ होकर, तो उस समय दोनों में अपनी परवाह न करते हुए काम किया। कई बार डॉक्टर की डांट खानी पड़ी, लेकिन फिर भी वो कभी भी अपने कर्तव्य पद से नहीं निकले। हम तब बहुत ही शॉक्ड हैं, हमें यकीन भी नहीं हो रहा है कि ऐसा है। ईश्वर उनकी शांति करे, उनके परिवार को झेलने की समस्या बता दे।
यही कह सकती हूँ। अब हमारे साथ जुड़ी हुई थी सांसद महुआ मांझी, जो अपनी यादें साझा कर रही थी। डुमरे विधानसभा क्षेत्र उनका, जगन्नाथ महतो का। और देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। यहाँ पर उनसे मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर कई लोग पहुंचे हुए थे इंतजार में। और इस वक्त हमारे साथ बेरमो विधायक अनूप सिंह जी जुड़े हुए हैं। अनूप जी, ये ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। कल तक इंतजार सभी को था कि चेन्नई से वापस लौटेंगे टाइगर, लेकिन आज ये दुखद खबर कि अब उनकी यादें ही हमेशा हमारे साथ रहने वाली हैं। जी बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर ये व्यक्तिगत क्षति है मेरे लिए, क्योंकि शुरू से जब से मैं राजनीतिक जीवन में आया हूँ, जगन्नाथ को अपने पिता के साथ काम करते हुए देखा हूँ। भले वो डुमरी के विधायक थे, लेकिन बेरमो विधानसभा में उनका योगदान जो था वो किसी विधायक से कम नहीं था। और जिस तरीके से वो गार्जियन के रूप में हम लोग सबको गाइड करते थे, हमारे बीच में एक दो बार काना सुनी भी हुई, हमारे बीच में एक दो बार टकराव भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो उनका गले लगाने का जो तरीका था, जो माफ करने का तरीका था, दूसरों को या दुश्मनों को भी अपना दोस्त बनाने का तरीका था, निश्चित तौर पर जगन्नाथ जैसी छवि का जाना मैं समझता हूँ कि झारखंड के लिए तो एक बहुत बड़ा क्षति है ही। मेरे परिवार और बेरमो विधानसभा के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। जगन्नाथ वो व्यक्ति थे जो शायद हर एक बच्चे और हर एक मजदूर, हर एक ग्रामीणों के दिल में बसते थे। निश्चित तौर पर मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि मेरे पिता के जाने के बाद जिस तरीके से जगन्नाथ ने मुझे संभाला था, और जिस तरीके से मेरे भी चुनाव हो या फिर मेरे जो पारिवारिक मसले थे मेरे पिता के जाने के बाद, उसमें जो उन्होंने बढ़ चढ़ के कदम निभाया था, निश्चित तौर पर मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। चलिए, और ये एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। मंत्री के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदना जताई है। डुमरे विधानसभा से विधायक और जेएमएम से 3 बार विधायक रहे, झारखंड के शिक्षा मंत्री बने, और शिक्षा मंत्री रहते उन्होंने वो काफी सुर्खियों में भी रहे कि उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की थी। उसके बाद उन्होंने 11वीं की कक्षा में दाखिला लिया, और उन्होंने कहा कि 12वीं का जो रिजल्ट होगा उस पर ये तय होगा कि आगे उन्हें पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, लेकिन वो 11वीं और 12वीं की परीक्षा जरूर देने वाले हैं। और 11वीं में उन्होंने दाखिला लिया था, और उसी कॉलेज में, देवी महतो इंटर कॉलेज में, जिसकी स्थापना उन्होंने ही की थी। उत्पाद विभाग मंत्री भी रहे। कोविड काल में जब वो बीमार पड़े, उन्हें चेन्नई ले जाया गया, वहां पर उनका लंग ट्रांसप्लांट हुआ, और उसके बाद जब वो वापस लौटे तो बिल्कुल आम लोगों की तरह उन्होंने फिर से विभागीय कामकाज संभाला और सामान्य जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अचानक उनकी तबीयत फिर से बिगड़ी, और कुछ दिन पहले ही उन्हें चेन्नई ले जाया गया। मुख्यमंत्री उस वक्त भी उन्होंने मुलाकात की थी, और ये कहा कि वो जल्द उनके लौटने की कामना करते हैं, जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और सभी को इंतजार रहा कि मंत्री जगन्नाथ महतो जल्द वापस लौटेंगे, अपना इलाज कराकर सकुशल होकर लौटेंगे। लेकिन अब अगर कुछ लौटी हैं तो बस उनकी यादें, और वो यादें जो कभी धुंधली नहीं पड़ने वाली,
झारखंड की जनता के लिए या फिर झारखंड की राजनीति के लिए ये अपूर्णीय क्षति और एक ऐसी क्षति जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। और चलिए इस वक्त हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज अख्तर जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, सिर्फ जेएमएम ही नहीं, झारखंड की राजनीति के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति, मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन, एक दुखद समाचार और एक ऐसी क्षति जिसकी भरपाई कभी नहीं होने वाली। बेशक आज का दिन झारखंड के इतिहास के लिए बहुत ही दुखदाई दिन है। डुमरी विधानसभा से लगातार प्रतिनिधित्व करने वाले जगन्नाथ महतो आज सुबह 6:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। चेन्नई के उसी अस्पताल में जहां कोविड की भीषणतम जो अटैक था उसको झेलते हुए किस तरह से उनको ले जाया गया था। यहाँ से जब उनको ले जाया जा रहा था, जिस तरह से वो संक्रमित थे, उनका फेफड़ा पूरा आधा खराब हो गया था, काम करना बंद हो चुका था। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूरा यकीन था कि उनको किसी तरह बचाना है। टाइगर दा के नाम से मशहूर थे जगन्नाथ महतो को, अपने क्षेत्र में लोग टाइगर के नाम से जानते थे। वो जब उनको ले जाया गया और जब वहाँ पर डॉक्टरों ने उनका परीक्षण किया तो उम्मीद लगभग आधी के आसपास थी, लेकिन लंग्स ट्रांसप्लांट का फैसला लिया वहाँ के डॉक्टरों ने। एक टीम आई वहाँ से, फिर यहाँ से मेडिका अस्पताल में वो भर्ती थे, काफ़ी दिन यहाँ भर्ती रहे, फिर उनको ले जाके उनका लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ, होश में आए। फिर वो झारखंड आए और झारखंड में आकर के सीधे बस अगले ही महीनों वो जाकर के अपने काम में जुट गए। और उनके पास उत्पाद विभाग भी था, शिक्षा विभाग था, बैठकों का सिलसिला। हालांकि बाद में डॉक्टरों ने कई बार उनको मना भी किया कि आप इस तरह से मूवमेंट न करें, लेकिन वो अपने लोगों से मिलने में कभी भी कतराते नहीं थे।
कोई भी उनसे मिल सकता था, सुबह शाम उनके घर पे तांता लगा रहता था। और मेरी उनसे जो आखिरी मुलाकात है वो भी बस मार्च के ही महीने में है, जब उन्होंने शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग की थी। रिव्यू मीटिंग की हालांकि सूचना नहीं मिली, जैसे ही मुझे पता चला मैं पहुंचा वहाँ, तो उन्होंने उत्पाद विभाग और पूरे स्कूली शिक्षा में वो क्या करने जा रहे हैं उन्होंने कागज़ दिया और 10 पॉइंट उसमें बताया कि देखिए 10 पॉइंट है, इसको मैं चाहता हूं कि हाईलाइट हो, ये मैंने निर्देश दिया है। और उन्होंने जो 10 पॉइंट था उसके हिसाब से ये है कि जो शिक्षकों की जो कमी है वो दूर हो, और जो विशेष विद्यालय बनाने की बात थी जो बाद में उसका उद्घाटन भी हुआ वो कैसे हो, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक बहाल किए जाएं। पारा शिक्षकों का आंदोलन एक बहुत ही बड़ा आंदोलन था, बहुत दिनों से चला रहा था। जगन्नाथ महतो के प्रयासों से पारा शिक्षकों का आंदोलन समाप्त हुआ, उनको सहायक शिक्षक की जगह मिली और अब उनको पीएफ उनका कटे, इन सब चीज़ों के बारे में भी उन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम में वो निर्देश दिए थे। कुल मिलाकर के जगन्नाथ महतो बहुत ही मेहनती और ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, मंत्री थे, और चीज़ों को वो दिल से सुनते थे, दिल से महसूस करते थे। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ वे जाकर के उन्होंने कोशिश की है। जैसे आपको याद होगा कि डीवीसी का एक बहुत पुराना झंझट है झारखंड से, आज तक वो पूरी तरह से तो हल नहीं हुआ है, लेकिन कि जिस हद तक बिजली के काट देने तक का मामला आ गया था, कई 15 दिनों तक 20 दिनों तक झारखंड की बिजली कटी हुई है। जगन्नाथ महतो ने पहल करके डीवीसी के लोगों को बुलाया, डीवीसी के लोगों के साथ कई दिन बैठे, उसके बाद कुछ मसला सामने आया कि इसको इस पॉइंट को हल करना है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत करके उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट किया और एक किस्त बांध दी गई और वही फॉर्मूला आज तक चला रहा है। तो जितनी उनकी फिजिकल एक्टिविटी की इजाज़त उनको थी उससे बढ़ चढ़ कर के उन्होंने झारखंड के लिए किया। अब एक और विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ जी। 1932 आप लोग बहुत सुनते होंगे कि 1932 का खतियान और उसको लेकर के झारखंड का बहुत पुराना मामला चला आ रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जगन्नाथ महतो के टेलीफोन का नंबर भी 1932 था, लास्ट में मोबाइल नंबर जो होता है 1932 था। इसके अलावा उनकी जो गाड़ी थी, प्रियतम गाड़ी थी फॉर्चूनर, उसका नंबर भी 1932 था। 1932 को वो खाते थे, ओढ़ते थे, बिछाते थे, मतलब उसको जीते थे वो। ये नहीं था कि नारा था, पॉलिटिकल नारा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो विजन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है और जो मिशन है, जगन्नाथ महतो उसकी जीती जागती प्रतिमूर्ति थे। और कैसा होना चाहिए एक जनप्रतिनिधि, कैसा होना चाहिए एक विधायक, वो अगर किसी को रिसर्च करना है तो जगन्नाथ महतो की जीवनी वो पढ़े और जगन्नाथ महतो कैसे थे, कैसे होने चाहिए, उसके आचार विचार, उसके मूवमेंट कैसे होने चाहिए। देखिए, आपको एक और वाकया याद दिलाऊं कि उनको मूवमेंट करने से मना किया गया था कि आप ज़्यादा मूवमेंट ना करें। अभी कई बार उनको चेन्नई बुलाया डॉक्टरों ने और करीब 15-20 दिन, अभी तो बहुत दिनों से वो रह भी नहीं रहे थे रांची में। अभी जो 14 मार्च को उनको ले जाया गया था, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो एयर एम्बुलेंस से उनको ले जाया गया। दरअसल उसकी बीती रात वो अपने भांजे की शादी में गए थे और वहाँ बहुत जोर शोर से डीजे बज रहा था जी। डीजे की आवाज़ से उनकी तबीयत बिगड़ गई और फिर उनको ला करके फिर पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया और पारस अस्पताल के डॉक्टरों ने ये समझा कि इनकी हालत ठीक नहीं है। 14 मार्च को ही उनको एयर एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था। मेरी उन पर निगाह पड़ी, मैंने उनको देखा और मुझे भी महसूस हो रहा था कि उनकी हालत ठीक नहीं है। वैसे भी जब से उनका लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ था, वो सार्वजनिक रूप से जब भी मिलते थे, जुलते थे, काफ़ी दिनों तक तो बहुत दूरी से मिलते थे, बाकायदा मास्क लगा करके ही उनके आवास पे जाने की बात होती थी। मास्क वहाँ रखा रहता था, मास्क आप पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद एक डिस्टेंस से जगन्नाथ महतो से मिलते थे लोग।
लेकिन वो किसी भी हालत में मिलते ज़रूर थे। और उनके घर के लोगों को निर्देश था कि कोई भी व्यक्ति आए उसको पानी पहले पेश किया जाए, चाहे कि वो कहाँ से आ रहा है, कितनी दूरी से वो आ रहा है, उसको बैठने का इंतज़ाम प्रॉपर था, चाय पानी जो एक शिष्टाचार होता है किसी भी जनप्रतिनिधि का, वो जगन्नाथ महतो में था। किसी भी निजी काम के लिए भी अगर कोई हम पत्रकार जाते थे तो इतना रिस्पांस मेरे ख्याल से अभी के मौजूदा और पिछले रघुवर सरकार के तमाम जो इतने मंत्री रहे हैं, अगर किसी को अगर कोई नंबर देना हो तो सबसे ज़्यादा नंबर जगन्नाथ महतो को दिए जाएंगे। फौरन कोई देर किए बिना 1 मिनट में फ़ोन उठा लेते थे, निर्देश देते थे कि इधर आओ, मिलाओ फ़ोन, इसका ये काम है, जेन्युइन है, ये नहीं हो रहा है, फौरन बात कराओ। तो क्विक एक्शन भी लिया उन्होंने। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो कर नहीं सके तो उसका अफसोस करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है आरती, एक बार स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ कार्यक्रम था, प्रोजेक्ट भवन में शिक्षा विभाग में वो कार्यक्रम था, उनके साथ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने इच्छा शक्ति को लेकर के एक मिसाल पेश की और कहा कि मुझे देखिए, मुझे लोगों ने करीब करीब मरा हुआ मान लिया था, मेरे बारे में कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि वो मैं बच के आऊँगा, लेकिन मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ। ये मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति और मेरे अंदर जो लोगों की जो मोहब्बत है, उनके लिए कुछ करने का जो जुनून और जज्बा है, उसको लेकर के मेरे अंदर एनर्जी रहती है और मैं आपके सामने बैठा हूँ। बच्चों को संबोधित करते हुए, बच्चियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन पल पल संघर्ष का नाम है, जीवन पथ पर वही आगे बढ़ता है और कामयाब होता है जो अंदर से एक एनर्जी रखता हो, एक उम्मीद रखता हो, एक जुनून रखता हो, एक जज्बा रखता हो। देखिए, सिंप्लिसिटी भी उनके अंदर बहुत थी, बहुत ज़्यादा ताम झाम तड़क भड़क वो पसंद नहीं करते थे। वो स्पष्टवादी थे, जो कुछ होता था ज़ुबान पर ही वो कह देते थे। बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता था, डांट फटकार कर देना। किसी कोई एक व्यक्ति, मुझे याद है, मैं किसी प्रोग्राम को कवर करने के लिए गया हुआ था, एक साहब वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन? तो मैं, सर आपके से कुछ काम करने के लिए आया हूँ। तो आप क्या हैं? तो मैं शिक्षक हूँ। तो कहा आपने छुट्टी लिया? तो नहीं। तो आपने छुट्टी क्यों नहीं लिया? बिना छुट्टी लिए हुए अपने अधिकारी को, डीईओ को लगा फ़ोन जी। डीईओ को फ़ोन लगा के पूछा गया कि अमुक व्यक्ति यहाँ आया हुआ है पैरवी करने के लिए, नेता बन रहा है, तो आपसे छुट्टी लिया है उसने? तो उसने कह दिया नहीं। उन्होंने कहा कि फ़ौरन सस्पेंड करो। और हम पत्रकारों को भी दिखाते हुए इशारा किया कि देखिए, इनका खबर लीजिए, ये शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाने के बजाय वहाँ से आकर के यहाँ नेतागिरी करने के लिए आए हैं, पैरवी करने के लिए आए हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी उनके अंदर जो बहुत सबक आमोज हैं और लोगों को चाहिए कि उसका स्टडी करें। अभी मुझे एक चीज़ें और याद आ रही हैं, मैं उनसे बहुत मिलता था, लिहाजा कहानियाँ अनगिनत हैं। अभी एक दिन मैं छुट्टी पर था, मेरे वो ऑफ का दिन था उस दिन, शाम के वक्त में मैं शॉपिंग करने के लिए जा रहा था बच्चों के साथ, कि उनका खुद का फ़ोन आया। उन्होंने बात की और कहा कि कहाँ है शाहनवाज जी? हम कहा कि सर हैं आसपास में ही। उनका आवास, मेरा आवास बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है जी। तो 1 मिनट के लिए आ सकते हैं क्या? तो मैंने समझा कि मुझसे कोई निजी काम है उनको। मैंने फ़ौरन अपनी गाड़ी मोड़ी और उनके घर पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल है और एक कोई फॉरेन के अमेरिकन एनजीओ के फाउंडर वहाँ पहुँचे हुए हैं, जो ब्रिटिश माने अमेरिकन थे, वो पहुँचे हुए हैं और उनके साथ कुछ लोग और भी हैं। तो मुझे ये एहसास हुआ कि इन्होंने कवरेज के लिए बुलाया है, तो मैं कैमरा और कैमरामैन लेकर के आता तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो उन्होंने मुझे देखा और कहा कि चलिए आ गए हैं, काम शुरू कीजिए। पता चला कि डुमरी में जो उन्होंने कॉलेज खोला था, उस कॉलेज के साथ अमेरिका के एक कॉलेज के साथ उन्होंने एक MOU किया।
और एमओयू ये था कि वहाँ से शिक्षक आएंगे, कुछ मेधावी छात्र आएंगे, यहाँ डुमरी कॉलेज में पढ़ाएंगे, यहाँ के आर्ट कल्चर को समझेंगे, और डुमरी कॉलेज से कुछ चयनित छात्र छात्राएं अमेरिका के उस फाउंडेशन के कॉलेज में जाके पढ़ेंगे, और वो भी मुफ्त। ये विजन था जगन्नाथ महतो का, टाइगर महतो का। और ये अभी ज़्यादा दिनों पुरानी बात नहीं है, मेरे ख्याल से ये फरवरी के अंत की किसी तारीख की बात है। मैंने ही वो कवरेज किया, मैंने अपने मोबाइल से ही वो कवरेज किया। हम कहा कि नहीं, इतनी अच्छी खबर है कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता अपना कैमरामैन मंगाने का, इसलिए मोबाइल से ही मैंने वो कवरेज की और उस खबर को दिखाया भी, और उन्होंने उस पर बाइट भी दी थी अपनी। ये जगन्नाथ महतो की जीवन के ऐसे अनगिनत पहलू हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरी स्मृति में चीज़ें उमड़ के आ रही हैं, क्योंकि लगातार उनसे मिलना जुलना रहा है। जब वो संक्रमित हुए थे, जिस दिन संक्रमित हुए थे उस दिन का भी वाकया मुझे याद है। उनका फ़ोन आया, वो जब चले क्षेत्र से, तो मैं उनको एक मैसेज भेज रखा था कि आपका एक इंटरव्यू बाइट चाहिए, कुछ सेंसिटिव बहुत ही ज़रूरी इशू है। तो उन्होंने खुद खबर किया कि मैं आ रहा हूँ, आप झारखंड विधानसभा के पुराने आवास में इंतज़ार करिए, मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो तब तक वो पहुँचे हुए थे वहाँ, और वो बैठे हुए थे कुछ दूरी पर। मथुरा महतो वहाँ पर आए। मथुरा महतो जैसे ही पहुँचे, मथुरा महतो के साथ वो बातचीत करने लगे, तो इशारा करके उन्होंने दूर से मना कर दिया कि मथुरा से बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद किसी को अंदर आने देना। ये वही दिन था कि मथुरा महतो इन्फेक्टेड थे, वो उनको कोविड के लक्षण नहीं आए थे, लेकिन वो इन्फेक्टेड थे। ये जैसे ही मिले जगन्नाथ महतो से, उसके अगले 3-4 दिन बाद जगन्नाथ महतो भी इन्फेक्टेड हो गए। फिर वो मेडिका में एडमिट हुए। तो इन्फेक्टेड, और ये तो बहुत सारे लोग हुए थे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर 2-2 बार उनको कोविड का अटैक हुआ, लेकिन वो ऊपर वाले की कृपा से बहुत स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहेंगे। बन्ना गुप्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले भी गए। लेकिन जगन्नाथ महतो ने जिस तरह से जीवन के संघर्ष किया, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने उनका साथ दिया, पूरे संसाधन के साथ उनको चेन्नई भेजना, वहाँ जाके जो ट्रांसप्लांट के, लंग्स ट्रांसप्लांट के जो बेस्ट जो सर्जन्स हो सकते थे, उन सबको फिर सबको कॉन्फिडेंस में ले करके उनको ये इजाज़त देना। और मुझे कंफर्म मैं नहीं हूँ कि उनको जो लंग्स भी मिला था तो शायद किसी ब्रेन डेड पारा टीचर्स का ही मिला था, जो झारखंड का ही रहने वाला था। बहरहाल जगन्नाथ महतो अब नहीं है इस दुनिया में। ये रिवाज भी है कि जब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ से गुज़र जाता है तब हमें उनकी अच्छाइयों और खूबियों की सुधि आती है। लेकिन यही रिवाज है, तो चलिए यही है, यही सही। लेकिन आज हम याद करें जगन्नाथ महतो कैसे थे। जगन्नाथ महतो एक ऐसे मंत्री रहे जिन पर अभी तक कोई किसी तरह का कि भ्रष्टाचार का या किसी तरह के कोई किसी अलग गलत चीज़ों का कोई आरोप जगन्नाथ महतो पर नहीं लगा है। ये पूरा मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि मैंने भी आज तक कभी उन पर लगे हुए किसी भ्रष्टाचार, ठीक है बहुत सारी बातें उत्पाद विभाग के बारे में कही जाती हैं, लेकिन जगन्नाथ महतो का इससे कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल वो एकदम क्लियर कट आदमी थे। वो एक ऐसे जनप्रतिनिधि थे जिनको सिर्फ और सिर्फ यही फिक्र बनी रहती थी कि वो अपने क्षेत्र के लिए क्या करें। और जगन्नाथ महतो ने खुद भी इंटरमीडिएट की परीक्षा दी अपने खुद के कॉलेज में। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं उनकी जिनको याद करने की ज़रूरत है, जिनसे सबक लेने की ज़रूरत है। आज उनका पूरा परिवार जो उस दिन 14 मार्च को एयरपोर्ट पे मौजूद था, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनका बेटा, सब लोग मौजूद थे। सबके चेहरे से लग रहा था कि कुछ अनहोनी सी घटना घटने वाली है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जगन्नाथ महतो को मैंने देखा था, एम्बुलेंस में लेटे हुए थे। वो तस्वीरें भी आप बार बार देख रहे हैं। ये देखिए तस्वीर है जिसमें वो लेटे हुए, उनकी आंखें खुली हुई हैं। मैंने भी काफ़ी गौर से देखने की कोशिश की, मैं लाइव टेलीकास्ट में था, लेकिन मैंने जब उनको देखा कि उनके पलकें हिल रही हैं तो मुझे संतोष हुआ। मैंने अभी लाइव में ये कहा कि हाँ मैंने उनको देखा है, वो सही हैं।
और अभी 4 दिन पहले ही किसी जर्नलिस्ट मित्र ने मुझसे पूछा कि जगन्नाथ महतो कब लौटेंगे, तो मैंने फ़ोन लगाया उनके जो साथ रहते थे, तो उन्होंने कहा कि 4 दिन बाद। ये वाकई जगन्नाथ महतो 4 दिन बाद आ तो रहे हैं, लेकिन अब वो चलते फिरते हंसते मुस्कुराते जगन्नाथ महतो नहीं हैं, अपने टाइगर नहीं हैं, वो जैसे टाइगर का एक रुतबा रखते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो बिना किसी बॉडीगार्ड के अपने मोटरसाइकिल पर निकल पड़ते थे, अपने 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 क्षेत्र में, गांव में कहीं जाकर के किसी चौपाल में बैठ जाते थे। बहुत लोगों ने मना किया, आपका जो क्षेत्र है डुमरी का वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, आप ऐसा मत कीजिए। बहुत थ्रेट भी था उन पर, क्योंकि लगातार वो जनप्रतिनिधि रहे और वो बिल्कुल उनका जो चुनाव होता था एक तरफा होता था। वो जनता के आदमी थे, वो उनको कोई किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं रहा कभी भी। और अब जाहिर है उनके क्षेत्र में आज कितने लोग शोकाकुल होंगे, कितने लोग बिल्कुल। सदमे और होंगे, ये समझा जा क्षेत्र के सकता है। लोगों की बात छोड़िए शाहनवाज, अभी थोड़ी देर पहले सहयोगी दीपक उनके आवास की, रांची स्थित आवास की तस्वीर दिखा रहे थे। उनसे मिलने वालों की तादाद रोज लगी रहती थी उनके आवास पर। बहुत सरल, बहुत मृदुभाषी और बहुत मिलनसार किस्म की शख्सियत थी उनकी। वो किसी से भी मिलने में देर नहीं करते थे और यही वजह थी कि आम लोग भी उनसे बहुत आसानी से मिल पाते थे। और आज भी उनके आवास के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे ये पता करने के लिए कि कब तक मंत्री जी वापस आ रहे हैं। सभी अपनी अपनी समस्याएं लेकर वहां पर खड़े थे और जब ये खबर उन्होंने सुनी तो काफी मर्माहत हुए, सभी ने अपनी संवेदनाएं जताई। तो ये एक अलग तस्वीर है कि देखिए वो नहीं है, फिर भी उनके आवास पर फरियादियों की भीड़ लगी हुई है। देखिए, हमारे देश की एक खासियत है कि हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखता है या फिर अगर कोई नेता है तो ठीक है कि नेता शब्द आज एक गाली के समान हो गया है। नेतागिरी कर रहे हो, नेता बनना चाहते हो, मतलब कि तुम नेता बनना चाहते हो कि तुम अब एक अलग कैटेगरी में चले गए। लेकिन नेता आज भी अच्छे नेता मौजूद हैं, आज भी जनप्रतिनिधियों के अपने चहेते नेता मौजूद हैं और बड़ी संख्या में। ऐसा नहीं है, आप देखें अगर झारखंड में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, आप ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो अनकंटेस्टेड, सिर्फ उनको खड़ा होना पड़ता है और वो आसानी से जीतते हैं। उनको कोई किसी से कभी खतरा नहीं होता है, वो सामान्य जीवन, सिंपल लाइफ जीते हैं। वो उनको बहुत ज़्यादा कुछ पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की बात करते हैं। ऐसे बहुत हैं, बिहार में भी बहुत हैं, झारखंड में भी बहुत हैं, देश के स्तर पर भी। उन्हीं कैटेगरी के नेताओं की श्रेणी के एक जन नेता थे जगन्नाथ महतो उर्फ टाइगर। टाइगर का जो बाकायदा उनके गाड़ी पे भी लिखा हुआ रहता था टाइगर। तो टाइगर क्या मतलब? टाइगर का मतलब होता है एक ऐसा निर्भीक प्राणी जिसको शेर कहते हैं, वो होता है टाइगर। किसी से डरता नहीं है। उनको भी कई प्रकार की उनको समस्याएं थी, थ्रेट्स थे। ये एक तो एक नक्सली बेल्ट प्रभावित का उनका जो एरिया था वो प्रभावित एरिया था, लेकिन हमेशा वो विचरण करते रहते थे कहीं कहीं। अब एक बात और भी अभी याद आ गई मुझे। आपको याद होगा कि जो कोलकाता में, बंगाल में जो झारखंड के 3 विधायक पकड़े गए थे और कथित रूप से पकड़े गए थे, अब कहें जी वो बरी होने लगे हैं लोग, तो उनके साथ जो वारदात हुई थी, उनको होल्ड किया गया था। उस दिन एक ये भी अफवाह उड़ी थी कि एक और विधायक हैं उमाशंकर अकेला, वो भी थे और भाग के निकल गए। ये सब चीज़ें चर्चा में थी। तो हम लोगों ने जब उमाशंकर अकेला से पूछा कि भाई आपके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि आप भी थे वहाँ पर और आप निकल गए, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग अपना फैक्ट चेक कीजिए। जिस दिन कलकत्ता में वो वारदात हुई थी, जगन्नाथ महतो मंत्री के साथ मैं बरही के क्षेत्र में जंगल घूम के बाकायदा जो अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त कर रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति लंग्स ट्रांसप्लांट का करवा के आया हो, डॉक्टरों ने इतना मना किया हो, लेकिन झारखंड में अवैध शराब की भट्टियां तो आप जानते ही हैं कि बहुत हैं,
मोटरसाइकिल से निकल करके पीछे बैठ करके बॉडीगार्ड के वो भट्टियों को तोड़ने में लगे हुए हैं। अब जाहिर है उस दिन फिर तबीयत खराब हुई उनकी, फिर उनको घर लाया गया। चूंकि पैरामीटर्स इतना उनका डिफिकल्ट पैरामीटर्स था उनका, जैसे ऑक्सीजन लेवल नीचे हो जाता था बहुत ज़्यादा, चूंकि एक दूसरा लंग्स लगा हुआ था। देखिए किडनी ट्रांसप्लांट होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, एक बार सेट हो जाता है तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन लंग्स ट्रांसप्लांट जो है, हमने भी अपने रिपोर्टिंग जीवन में लंग्स ट्रांसप्लांट के किसी मरीज को आंख से पहली बार देखा। बहुत कम होता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। और शायद जब जगन्नाथ और उसके बाद इस तरीके से नॉर्मल लाइफ भी सस्टेन करना, ये भी बहुत रेयर रहा शाहनवाज। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर भी कहा कि लाख मना करने के बावजूद मेरी जो आखिरी मुलाकात है जगन्नाथ महतो से, मैं चाहूँ तो मोबाइल देख के तारीख भी बता सकता हूँ। मार्च के महीने में ही मैंने कहा ना कि शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के दूसरे दिन मैं उनके सुबह उनके यहाँ गया था और फ़ौरन ही उन्होंने मुझे देख लिया और देख करके फ़ौरन इशारा किया कि उनको अंदर भेजिए। और मैं अंदर गया, वो बैठे हुए थे सार्वजनिक रूप से और गुलाबी रंग की टी शर्ट पहन रखी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, मुस्कुरा रहे थे। उनका चेहरा जो है कुछ दिनों से कुछ सूजन जैसी रहती थी और जब वो बोलते थे तो हफनी सी आती थी, कुछ उनके सांसें लड़खड़ाने लगती थी। ये एक प्रॉब्लम उनको रह गई थी और जिससे देख करके कभी कभी चिंता होती थी उनके अपने लोगों को, और मुझे भी बहुत चिंता होती थी कि ये ऐसा क्यों होता है। लेकिन ये कहा जाता था कि ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये लंग्स ट्रांसप्लांट अपने आप में बहुत ही जटिल सर्जरी होती है। किसी दूसरे व्यक्ति का लंग, वो भी ब्रेन डेड व्यक्ति का, उसको निकाल करके लगाना, और ये बहुत रिस्क का काम होता है। लेकिन जो डॉक्टर्स थे उनको पूरा भरोसा था। लेकिन जगन्नाथ महतो की जो दिनचर्या थी, उनका जो लाइफ स्टाइल था, लोगों से मिलना जुलना, वो छोड़ेंगे नहीं। लिहाजा ये हादसा हो गया। उनका जीवन बस आज ही तक था। सिर्फ 56 साल की उनकी उम्र थी, बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। और जब वो स्वस्थ थे आरती, तो एकदम वाकई शेर जैसे लगते थे, बुलंद, एकदम सभी से जब ज़्यादा जवान और ऑप्टिमिस्टिक। बातचीत से भी लगता था कि हाँ, माने कुछ भी अभी जगन्नाथ महतो हैं तो कुछ चिंता की बात नहीं है। कोई भी समस्या हो, मैंने कहा ना कि अपने मंत्रालय की सबसे मूल समस्या थी पारा शिक्षकों की, उन्होंने दूर कर दी। अभी जो लगभग 56,000 के आसपास शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू करने वाले थे वो, और इंतज़ार कर रहे थे कि ये जो नियोजन नीति का फाइनलाइजेशन हो जाए, जो एक शेप अप हो जाए, उसके बाद वो इस प्रक्रिया को शुरू करने वाले थे। और एक बहुत बड़ा काम होने वाला था उनके लिए। फिर जो शिक्षकों को अपने अपने जोन, अपना एरिया के हिसाब से वो चाहते थे कि अपना घर भी नज़दीक रहे उनका। ये सब कुछ वो बहुत सारी ऐसी योजनाएं रखते थे जिस पर आगे वो काम करते, अगर उनकी ज़िंदगी ने वफा की होती तो। लेकिन ये तो खैर जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है। जहाँ पना कौन कैसे उठेगा, ये तो बस ऊपर वाला जानता है। बेशक ये एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है, लेकिन यही कटु सत्य है आरती, कि ऊपर वाला ही जानता है कि कब किसकी कितनी दिनों तक की सांसें हैं। आज 6:30 बजे जगन्नाथ महतो ने अंतिम सांस ली है, और इसकी पुष्टि करते हुए हमें भी काफ़ी मतलब एक तरह से संशय सा हो रहा था कि पता नहीं इतनी बड़ी बात है, सही है कि नहीं है। लेकिन हमारे संवाददाता राकेश ने ये खबर दी कि ऐसा हुआ है, तो हमको लगा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति ने लिखा है, तो मानना पड़ा। फिर थोड़ी देर और वेट करने के बाद पता चला कि ये बात गलत नहीं है, ये हुआ है। और चूँकि हालात ऐसे थे कि वो चेन्नई में एडमिट थे और काफ़ी दिन हो गए, अब 14 मार्च से जोड़ लें कि कितना वक्त गुजर चुका है। मेरे ख्याल से 20 दिन तो हो ही चुके हैं। तो अब 20 दिन से अगर कोई खबर उनकी नहीं आ रही है तो थोड़ा सा संशय तो होता था मन में कि आखिर इतना क्या है। लेकिन अभी 4 दिन पहले मैंने बताया कि 4 दिन के बाद कहा गया कि वो आ रहे हैं। तो अब क्या हो गया अचानक, ऐसा क्या हालात पैदा हो गए कि
उन्होंने दम ही तोड़ दिया। बहरहाल जगन्नाथ महतो कि अब पार्थिव शरीर को वहाँ से लाना होगा। अब कितने बजे वो आता है, विशेष विमान से जाहिर है लाए जाएंगे। मंत्री हैं, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि होगी और अंत्येष्टि मेरे ख्याल से डुमरी में ही होगी। और मुझे लगता है कि सीधे जो एयर एम्बुलेंस है उनका पार्थिव शरीर लेकर के बोकारो एयरपोर्ट लैंड करेगा जी। और बोकारो एयरपोर्ट या फिर देवघर भी लैंड कर सकता है, जो नज़दीक होगा। फिर वहाँ से उनके पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ फिर लाया जाएगा उनके अपने क्षेत्र में। जाहिर है क्षेत्र के लोगों का सबसे पहला हक है उन पर, क्योंकि उनके जनप्रतिनिधि हैं। अब जाहिर है आज कैबिनेट की भी बैठक है और मेरे ख्याल से कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई। ये अपडेट है ये कि कैबिनेट की बैठक को अपने ही एक कलीग के निधन के बाद अगर स्थगित ना होता तो थोड़ा सा आश्चर्य होता, लेकिन ये बहुत ही संवेदनशील हैं ये मुख्यमंत्री। इन सब मामलों में देखिए मुख्यमंत्री की आलोचना करना सबसे आसान काम होता है, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जो सब कुछ उसी के इशारे पे होता है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, किसी के लिए अगर कोई तकलीफ होती है तो मुख्यमंत्री फौरन एक्शन में आते हैं। आपने कई मिसालें देखी हैं। अगर आप देखें तो जगन्नाथ महतो के इशू को किस तरह हैंडल किया मुख्यमंत्री ने, तारीफ के काबिल है। सेशन चल रहा था 14 मार्च को, सेशन चल रहा था, जगन्नाथ महतो को लाके पारस अस्पताल में एडमिट किया गया। फौरन मुख्यमंत्री वहां पहुंचे और उन्होंने देखा, डॉक्टरों से बातचीत की और ये इशारा दे दिया कि एम्बुलेंस तैयार है, आप इनको फौरन चेन्नई भेजिए। और हम लोगों को भी ये मैसेज आ गया कि चेन्नई जा रहे हैं। और जब तक बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था, हम लोग एयरपोर्ट पे मौजूद थे जहां पर उनको लेके आकर के सीधे एम्बुलेंस से भेज दिया गया। तो ये मुख्यमंत्री सिर्फ अपने पार्टी के मंत्री विधायकों के लिए सेंसिटिव नहीं है। आपको पता होगा अभी झरिया के विधायक जो हैं, इंद्रजीत उनका नाम है, वो एडमिट हैं बहुत एक ज़माने से हैदराबाद में, और उनका भी सारा खर्च सब सरकार के जो फंड होते हैं, चूँकि वो विधायक हैं तो उनके लिए, प्लस और भी जो भी हो। एक वाकया और बताऊं आपको, दीपक प्रकाश जो अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनको सीने में कुछ कंजेशन की शिकायत हुई, उनको ले जाके तुरंत रिम्स में ले जाया गया। अगले कुछ घंटों में अगर कोई पहुंचा तो वो थे हेमंत सोरेन। वहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद उनको कहा कि एकदम इनको अटेंड किया जाए अच्छे से, और भगवान ऊपर वाले की कृपा है कि आज दीपक प्रकाश स्वस्थ हैं। उनको भी पता होगा कि, तो ये तो बात है कि एक जन नेता जो गुण जगन्नाथ महतो में है वो शिबू सोरेन में वो गुण है और उन्होंने उनसे इनहेरिट किया होगा। तो जाहिर है मुख्यमंत्री तो उनके पुत्र ही हैं। तो ये जो एक जो गुण है उनके अंदर, ये एक बहुत ही विलक्षण गुण है कि किसी की तकलीफ देख नहीं सकते हैं, वो बर्दाश्त उनको नहीं होता है, फ़ौरन एक्शन लेते हैं। ऐसे भी कोई पत्रकार है, कोई किसी व्यक्ति के बारे में पता चला कि हाँ उसको कोई तकलीफ है, उसको पैसे से उसका इलाज हो सकता है। बहुत सारे कॉमन लोगों को, अभी एक राइफल शूटर थे, हालांकि विभूति कुमार वो नहीं रहे, उनको महसूस हुआ कि उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया जाए। मुख्यमंत्री ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा उनको दी और वो उनको ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सके। लिहाजा ये चीज़ आज मेंशन कर रहा हूँ, जो एक किसी व्यक्ति की अच्छाई होती है उसको भी बताना चाहिए। आलोचना करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी हुई है जी। तो जगन्नाथ महतो प्रकरण में जिस तरह मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता, शुरू में आपको माने हम लोगों को भी याद है कि एयरपोर्ट पे इतनी भीड़, जगन्नाथ महतो को ले जाया जा रहा है, बहुत कम लोग ये कहते थे कि वो जिंदा भी हैं कि नहीं। तभी की बात है जब कोविड-1 में उनको ले जाया गया था। लेकिन किसी व्यक्ति की जब तक सांसें चल रही हैं, यहाँ तक तो मैं बहुत ताज्जुब होता है मुझे, मेडिकल साइंस इतनी आगे पहुँच गई है कि आज की डेट में अगर किसी को वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है तो उसके परिजन कहते हैं, सेकंड लाइन परिजन कहते हैं, कह रहे वो तो मर चुका है, पैसा टांगने के लिए डॉक्टर ने उसको वेंटिलेटर पर टांगा जी। देखिए ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हर व्यक्ति
के साथ इसका कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। मेडिकल साइंस में ज़रूरी होता है कभी कभी किसी को वेंटिलेटर पे रखना, उससे उतरते भी हैं लोग, उससे उतर के फिर ज़िंदगी में वापस भी आते हैं, कुछ लोग नहीं भी आते हैं। तो सारी चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी को उम्मीद पर कहते हैं पूरी दुनिया कायम है शाहनवाज, और शायद यही उम्मीद कोविड पीरियड के दौरान जब जगन्नाथ महतो इलाज के लिए चेन्नई ले जाए जा रहे थे, तो ये एक उम्मीद थी कि वापस वो जल्द लौटेंगे स्वस्थ होकर, और वो लौटे भी। नाम को चरितार्थ किया, टाइगर ने फाइट बैक किया, एक फाइटर निकले, वो लौटे। लेकिन उसके बाद जब वो सामान्य जिंदगी जीने लगे तो कॉम्प्लिकेशंस भी होने लगी, चूंकि जो जिनका भी ऐसे पेशेंट जिनका लंग ट्रांसप्लांट किया गया हो, उन्हें काफी एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है डॉक्टर्स की तरफ से। लेकिन जगन्नाथ महतो की अगर दिनचर्या देखें तो वो आम जिंदगी की तरह ही लोगों से मिलना जुलना, पब्लिक प्लेसेस पे चले जाना, ये सारी चीजें उनके रूटीन में शामिल था। बहरहाल जो भी रहा हो, लेकिन इस बार जब वो बीमार पड़े तब भी लोगों को ये उम्मीद थी, एक आशा थी कि मुख्यमंत्री भी उस वक्त पहुंचे थे एयरपोर्ट पर मुलाकात करने जब उन्हें चेन्नई वापस ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने भी कहा कि वो जल्द स्वस्थ होकर लौटे, यही कामना है। और पूरे झारखंड की जनता भी ये कामना कर रही थी कि वापस लौटेंगे, लेकिन नियति को शायद ही कुछ और ही मंजूर था, और शायद इसलिए ये दुखद खबर हमारे पास कि अब हमारे बीच नहीं रहे मंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।